ऑल राइट फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स। तो ये वीडियो बस आप समझ लीजिए कि आपके टाइम पास के लिए बनाया गया है। पॉलिटी का जो एकदम इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये जो आपके सामने है, ये आप देख रहे हैं, ये एम लक्ष्मीकांत का नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स। और इसमें जो एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, बस उसको बोल के एक बार रिवाइज कर लेंगे। अगर आपका रिवीजन हो चुका है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ना देखें, या इस वीडियो को देखते हुए बीच में कहीं पे आपको ऐसा लगे कि अरे यार, थोड़ा सा आपको हौच पौच लगे या ऐसा लगे कि थोड़ा डर लग रहा है, तो भी आप इस वीडियो को ना देखें। अदरवाइज मतलब आप इसको बस कान में लगाएं और एक बार सुन लें। बस कान में लगाइए ईयरफोन और आंख बंद कीजिए, एक बार सुन लीजिए कि क्या क्या बोला जा रहा है, चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। तो सबसे पहले रेगुलेशन एक्ट 1773, ठीक है। तो रेगुलेशन एक्ट 1773 जो था, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से पहला एक्ट आया था, फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सवाल पूछेगा कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन कौन से एक्ट से रखा गया? रेगुलेशन एक्ट 1773। तभी तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, ठीक है। एक सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता 1774 में खोला जाता है, और प्रोहिबिशन लग जाता है प्राइवेट ट्रेड और प्रेजेंट एंड ब्राइब्स फ्रॉम नेटिव्स, यानी कि जो ब्रिटिश एम्प्लॉई हैं, कंपनी के जो एम्प्लॉई हैं, वो ब्राइब और ये नहीं ले सकते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या है? इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में आता है। और पिट्स इंडिया एक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो बीओसी आता है, ठीक है। कंपनी का काम जो है वो दो भागों में बांट दिया जाता है। कमर्शियल पार्ट को सीओडी यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखता है, पॉलिटिकल फंक्शन को बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उसको एम्पावर कर दिया जाता है सब चीज़ को देखने के लिए। सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू, हर कुछ यही देखना शुरू करता है, ठीक है। और पहली बार ब्रिटिश जो है इंडिया को अपना पोजीशन बोलना शुरू करती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कंट्रोल अपने हाथ में लेना शुरू कर देती है इस एक्ट के बाद। चार्टर एक्ट 1813, ट्रेड मोनोपोली जो है कंपनी का, वो खत्म कर दिया जाता है। ट्रेड को ओपन टू ऑल कर दिया जाता है। बस दो चीज़ में, ट्रेड इन टी एंड ट्रेड इन चाइना, छोड़ दिया जाता है कंपनी के मोनोपोली में। बाकी सब चीज़ों को खोल दिया जाता है। मिशनरीज को अलाउ कर दिया जाता है प्रीचिंग के लिए, और इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत होती है, ठीक है। चार्टर एक्ट 1833। तो फाइनल स्टेप इन सेंट्रलाइजेशन जो शुरू हुआ था रेगुलेशन एक्ट से, यहाँ से वो सेंट्रलाइजेशन जो है चार्टर एक्ट 1833 में हो जाता है कंप्लीट। और जो गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाता है, ठीक है। और उधर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले वॉरेन हास्टिंग बने थे, और यहाँ पे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो विलियम बेनेडिक्ट बनेंगे, ठीक है। गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे जो है उनको लेजिस्लेटिव पावर उनका छीन लिया जाता है, और सब कुछ जो है ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दिया जाता है, ठीक है। और इसी एक्ट के तहत जो है ना, सिविल सर्विसेज में ओपन कंपटीशन लाने की शुरुआत की जाती है, बट ये उस समय हो नहीं पाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का विरोध करती है। चार्टर एक्ट 1853 जो है वो गवर्नर जनरल काउंसिल को, गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वही बाद में फिर मिनी पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ओपन कंपटीशन इन सिविल सर्विसेज और मैकॉले कमेटी इसी लॉ के इसी चार्टर एक्ट के तहत आया था, ठीक है। और फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो इसको याद रखिएगा, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा, इसको रिप्रेजेंटेशन मिलता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 तो जानते ही हैं कि भाई इस बार सब कुछ ही बदल के रख दिया था, और उसके बाद फिर गवर्नर जनरल की जगह वाइसराय आते हैं। और जो डुअल गवर्नमेंट है बीओडी और बीओसी का, सीओडी और बीओसी का, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, उसको खत्म किया जाता है। एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पोस्ट क्रिएट किया जाता है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के ही कैबिनेट के मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। और कंप्लीट कंट्रोल इन्हीं के अंडर में रहता है, सब कुछ यही देखते हैं, ठीक। चलिए, ये हो गया खत्म। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट्स में आते हैं। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, यहाँ से क्या होता है, रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन अपनाती है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 सबसे पहला आता है। इसमें क्या होता है कि वाइसराय जो है कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में इंडियंस को नॉमिनेट करना शुरू करती है। सबसे पहली बार 3 ऑफिशियल जो नॉमिनेट हुए, राजा ऑफ बनारस, राजा पटियाला और दिनकर राव थे, ठीक है। और यहाँ से ये हम्बल स्टार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं आप, ये शुरू हुआ।
ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वायसराय को एम्पावर किया ऑर्डिनेंस बनाने के लिए, जो हम पढ़ते हैं ना आर्टिकल 1, 2, 3 में प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, तो वही वायसराय के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है यहाँ पे, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 अगर हम देखें तो बजट जो है डिस्कशन उस पर अलाउ कर दिया गया, और बजट पे क्वेश्चन भी किया जा सकता था, लेकिन बजट पे वोट नहीं किया जा सकता था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए स्वदेशी मूवमेंट के बाद हुआ था, सीट्स जो है 16 से 60 बढ़ा कर दिया गया था, बिग जंप था, सबको अकोमोडेट करने की कोशिश थी जो लोग भी मूवमेंट में शामिल थे, ठीक है। प्रोविंस को अलाउ किया गया कि आप नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी भी रख सकते हैं, ठीक है। और एसपी सिन्हा साहब वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार किसी इंडियन को लिया गया, नहीं आप कह सकते कि वाइसराय का मिनिस्ट्री में पहली बार किसी को लिया गया, जिसमें कि एसपी सिन्हा साहब लॉ मेंबर बनते हैं, और इनके बारे में पर्सनालिटी सीरीज वाला भी वीडियो है। सेपरेट इलेक्टोरेट यहीं से शुरू होता है मुस्लिम्स के लिए सबसे पहले, बाद में उसको एक्सपैंड किया जाता है, ठीक है, दूसरे कम्युनिटी के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 यानी कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, ठीक है। पहली बार सरकार जो है ये बोलती है कि हमें रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाना है इंडिया में, ठीक है। डिसेंट्रलाइज किया जाता है फर्दर, ठीक। और यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि डायरकी या डबल रूल आता है। डायरकी का मतलब क्या है कि जो भी सब्जेक्ट्स है जिसपे कि प्रोविंसेस जो है वो लॉ बना सकते हैं, तो सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, रिजर्व्ड और ट्रांसफर। रिजर्व्ड जो है वो गवर्नर के कंट्रोल में रहता था, और ट्रांसफर्ड जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उस पर लॉ बना सकती है। बाइकैमरलिज्म सेंटर में लाया गया, यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस वाला सिस्टम लाया गया, और डायरेक्ट इलेक्शन का व्यवस्था किया गया, लेकिन ये डायरेक्ट इलेक्शन में भी फ्रेंचाइज यानी वोट देने का अधिकार बहुत कम लोगों के पास था। कौन कितना टैक्स पे करता है, प्रॉपर्टी टैक्स पे करना और एजुकेशन के हिसाब से जो है वोटिंग राइट दिया गया था। और इसी यही जो डायरेक्ट इलेक्शन है जो होता है, जिसमें क्या आप सुनते हैं कि स्वराज पार्टी बनाया गया था, ठीक है। और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिख को, इंडियन क्रिश्चियन को, एंग्लो इंडियन को, यूरोपियंस को एक्सपैंड कर दिया गया। हाई कमीशन फॉर इंडियंस इन लंदन बनाया गया, और ली कमीशन फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया था। साइमन कमीशन आता है, क्या करना है उसको साइमन कमीशन को, वही कि कॉन्स्टिट्यूशन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या रिफॉर्म्स लाना है, नया कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का हो, इन सब चीज़ों पर बात करनी थी। सारे पार्टियों ने बॉयकॉट किया था, अक्रॉस ऑल द पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, जितने भी पार्टी थे सभी ने बॉयकॉट किया। साइमन कमीशन का क्या रिकमेंडेशन था कि डायरकी को खत्म कर दीजिए और प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दीजिए। प्रोविंसेस को जितना ज़्यादा ऑटोनॉमी देंगे तो कांग्रेस उतना ज़्यादा कमजोर होगा, क्योंकि लोकल लीडर्स डेवलप होंगे, और कांग्रेस कमजोर होगा तो नेशनल मूवमेंट भी कमजोर हो जाएगा। तो साइमन कमीशन का ये था कि डायरकी को खत्म कीजिए और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को बढ़ा दीजिए, ठीक है। और इसी के लिए फिर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट, जितना भी चीज़ हम लोग सुनते हैं इसी साइमन कमीशन के आने के बाद होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये ऑल इंडिया फेडरेशन की बात करती है, यानी प्रोविंसेस और प्रिंसिपल स्टेट वगैरह मिला के, लेकिन ये कभी हो नहीं पाता है, ठीक है। पावर को डिवाइड करता है फेडरल, प्रोविंशियल, कंकरेंट, रेसिड्यूअरी। तो रेसिड्यूअरी याद रखिएगा कि वाइसराय यानी कि उस समय के प्रेसिडेंट के पास रहता था। डायरकी को खत्म कर दिया गया, ठीक है, जैसा कि साइमन कमीशन में रिकमेंड किया गया, और बाइकैमरलिज्म लाया जाता है, अपर हाउस और लोअर हाउस, ठीक है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को बढ़ाया जाता है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, ठीक है, यानी कि गवर्नर जो है वो एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से काम करेंगे। बाइकैमरलिज्म लाया जाता है 6 प्रोविंसेस में, ठीक है। और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर डिप्रेस्ड क्लास, वुमेन एंड लेबर। और आरबीआई जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीआई वाला याद रखिएगा। और सर्विस कमीशन, फेडरल, प्रोविंशियल और ज्वाइंट सर्विस कमीशन की व्यवस्था की जाती है। और यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है, जो कि हमारा स्ट्रक्चरल पार्ट है किसका, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इटली का स्टेटमेंट, ठीक है, कि भाई जल्दी से पावर ट्रांसफर करना है 1948 तक। लेकिन फिर भाई मुस्लिम लीग का जो पार्टीशन का डिमांड है वो बढ़ने लगता है, और फिर डेट को पहले कर दिया जाता है, ठीक है। और उसका ये लॉ लाया जाता है, और इंडिया जो है 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन पार्टीशन प्लान, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन के हिसाब से, आप जानते ही हैं कि क्रिप्स मिशन तो फेल हो गया था, बट कैबिनेट मिशन के हिसाब से पार्टीशन का प्लान बन ही जाता है। हालांकि कैबिनेट मिशन ने इन प्रिंसिपल जो है पार्टीशन का विरोध किया था,
बट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का जो प्रोग्राम था उनका, जिस भी तरह से वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रेम करने की बात कर रहे थे, तो उसके हिसाब से बस यही था भाई कि बिना पाकिस्तान और इंडिया बने नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी को भी जरा भी दिक्कत है किसी कम्युनिटी को तो वो रोक लगा सकती है, मोटा मोटी आप ये समझ सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनता, और जब बनता तभी जब पार्टीशन होता, तो इसलिए कैबिनेट मिशन जो है वो पार्टीशन का एक तरह से फुल फाइनल प्रोग्राम बना देती है। इंटरिम गवर्नमेंट का बात करें तो नेहरू में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे और कॉमनवेल्थ मिनिस्टर थे, पटेल होम और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर, जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर, जॉन मथाई इंडस्ट्रीज, राजगोपालाचारी एजुकेशन। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया अगर हम देखें तो नेहरू प्राइम मिनिस्टर है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है और साइंटिफिक रिसर्च मिनिस्टर है, ठीक है। तभी वो कांग्रेस वाले बार बार बोलते हैं कि भाई आईआईटी दिया, आईआईएम दिया, ठीक है। तो नेहरू उस समय थे, साइंटिफिक रिसर्च मिनिस्टर भी थे, तो इसरो वगैरह जो है आप कह सकते हो कि उसकी नींव जो है यहीं से पढ़ना शुरू हुआ। पटेल होम मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और स्टेट्स मिनिस्टर, राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर, आजाद एजुकेशन मिनिस्टर हो जाते हैं, पहले राजगोपालाचारी थे अब आजाद हैं, अंबेडकर लॉ मिनिस्टर हैं, आर के शनमुगम चड्डी और एसपी मुखर्जी, ठीक है, ये दोनों नॉन कांग्रेस पीपल है लेकिन दोनों मिनिस्टर थे, फाइनेंस और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, अमृता कौर हेल्थ मिनिस्टर, तो पहली लेडी जो है वो मिनिस्ट्री में आती है, ठीक है। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो 1935 में पहली बार कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड किया था। अगस्त 1940 अगस्त ऑफर जो मिला तो सरकार ने पहली बार अपने तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि हामी भरी थी। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, रिजेक्ट कर दिया गया। 1946 में फिर कैबिनेट मिशन आता है, इसमें अगेन वही सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर होते हैं, यही तीनों मेंबर होते हैं। पार्टीशन को रिजेक्ट कर देता है, बट स्कीम ऐसा बनाया जाता है कि मोर और लेस मुस्लिम लीग को सेटिस्फाई करता है और उसके बाद फिर पार्टीशन हो ही जाता है माउंटबेटन प्लान के हिसाब से। सॉरी। और 1946 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अंडर कैबिनेट मिशन प्लान ही बनता है, ठीक है। सीट्स 389 सीट से 296 और 93 प्रिंसली और 296 जो ब्रिटिश इंडिया के लिए है, ठीक है। ये पूछा जाएगा 1 मिलियन पे एक सीट था, मतलब 10 लाख लोगों पे एक सीट था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। क्या डायरेक्टली इलेक्टेड था? नहीं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट था, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच कम्युनिटी इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी, यहाँ वाला, ठीक है। मुस्लिम, सिख एंड जनरल 3 कम्युनिटी में डिवाइड किया गया, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है और पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड। क्यों? प्रिंसली स्टेट तो नॉमिनेट ही करते हैं और ब्रिटिश इंडिया में जो है वो इलेक्टेड है। इनडायरेक्ट इलेक्शन है बाय द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, वो भी लिमिटेड फ्रेंचाइज पे, तो इसके वजह से क्रिटिसिज्म भी होता है। बट आपसे ये पूछा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड है, भाई पूरा इलेक्टेड नहीं है, इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों है और वो भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, ठीक है। और सब लोग थे एक्सेप्ट गांधी एंड जिन्ना को छोड़ के। बी एन राव थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइजर थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एडवाइजर थे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू जी ने पास किया था, नेहरू जी ने पेश किया था, ठीक है। और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कह सकते हैं कि आप बाद में जाके प्रियम्बल का रूप लेता है। जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सेफगार्ड्स देना है माइनॉरिटी को, बैकवर्ड कम्युनिटीज को, इंटीग्रिटी, वर्ल्ड पीस, वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, सब कुछ, ठीक है। कमेटी की बात करें तो यूनियन पावर कमेटी या यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसके हेड नेहरू हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और ड्राफ्टिंग कमेटी, तो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड जो है वो पटेल हैं और मतलब प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड पटेल हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड भीमराव अम्बेडकर हैं। फंडामेंटल राइट, ये याद रखिएगा, और माइनॉरिटीज, तो फंडामेंटल राइट ऑफ पटेल, माइनॉरिटीज कमेटी पटेल और ट्राइबल वाला पटेल, ठीक है। तो माइनॉरिटीज ट्राइबल ये भी पटेल हैं, फंडामेंटल राइट ये भी पटेल हैं, ठीक है। रूल ऑफ प्रोसीजर ऑब्वियस सा बात है राजेंद्र प्रसाद होंगे क्योंकि वो वही हेड भी थे। स्टीयरिंग कमेटी के भी हेड वही होंगे। स्टेट कमेटी के हेड नेहरू थे, नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पे कंफ्यूजन आपको पटेल के साथ हो सकता है तो इसको याद रखेंगे। और जो डेट जो लिखा हुआ है ना 26 नवंबर 1949 को ये पास हुआ है और 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स किया गया। ये डेट पे क्यों इन्फोर्स किया गया? लाहौर सेशन के वजह से, ठीक है, कि पहली बार हमने स्वतंत्रता मनाई थी, ठीक है। तो जब आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उसमें ये 26 नवंबर 1949 लिखा मिलेगा। तो अगर आपसे पूछे कि प्रियम्बल में क्या डेट है तो आप उस डेट को लिखेंगे। फंडामेंटल राइट, इक्वालिटी 14 से 18 में है, फ्रीडम 1922 में, एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24 में, रिलीजन 25 से 28 में, कल्चर प्लस एजुकेशन 29 एंड 30, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 में है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी
फंडामेंटल राइट जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंश्योर करता है, और डीपीएसपी जो है वो सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इंश्योर करता है। डीपीएसपी देखिए आगे, सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। डीपीएसपी से वेलफेयर स्टेट आएगा, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आया स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे, और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में चाइल्ड एजुकेशन को जोड़ा गया है, ठीक है, 2002 में, ठीक है, कि एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना ये फंडामेंटल ड्यूटी है, अपने अपने बच्चों को प्रोवाइड कराना है। पार्ट 4A में है, आर्टिकल 51A में है, नॉन जस्टिसिएबल है, इसको लेके आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है, कि ये फंडामेंटल ड्यूटी को अपना नहीं निभा रहा है तो कोर्ट में चले गए। रिमाइंडर टू सिटीजन का काम करता है। सेक्युलर स्टेट अमेंडमेंट एक्ट 42nd में ऐड किया गया था प्रियम्बल में, सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 44 जो है यूनिवर्सल सिविल कोड यानी कि यूसीसी, जिस पे आजकल बहुत चर्चा चल रहा है, ये भी डीपीएसपी में है। हमारा सेक्युलरिज्म पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है। वेस्टर्न जो है वो नेगेटिव होता है, एकदम स्ट्रिक्ट सेपरेशन, बट हमारा स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है। इक्वल डिस्टेंस, प्रोटेक्शन टू ऑल रिलीजन, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, इस तरह का पॉलिसी फॉलो किया जाता है। अबॉलिश ओल्ड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को हमने अबॉलिश कर दिया, जो हम देखते हैं कि 1909 से शुरू हुआ था, कि एक कम्युनिटी को सिर्फ उसी कम्युनिटी वाले वोट करेंगे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सारे सिटीजन को दिया गया, कोई क्राइटेरिया नहीं, सिर्फ एक एज क्राइटेरिया रखा गया। शुरुआत में 21 साल था, 21 साल को 18 साल किया गया, और वो कब किया गया, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 से किया गया, एज को घटा के 21 से 18। एंड दिस वाज अ बोल्ड एक्सपेरिमेंट कि सारे को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया है। इंडिपेंडेंट बॉडीज, जैसे इलेक्शन कमीशन है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, आर्टिकल 324। कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये है आर्टिकल 148 में। गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी बोला जाता है, यूपीएससी आर्टिकल 315, ठीक है, ये रिक्रूटमेंट वगैरह के लिए, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी है, ठीक है। तो इन चारों को बुलवर्क ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है, बुलवर्क ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। ओरिजिनली जो है हमारे पास 3 टियर गवर्नमेंट है, बट ओरिजिनली तो डुअल पॉलिटी ही था। फिर 73वां 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट आता है, ठीक है। पार्ट 9A जोड़ा गया है, और पार्ट 9 शेड्यूल 11, और पार्ट 9A और शेड्यूल 12, ठीक है। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73 में पार्ट 9 और शेड्यूल 11 जोड़ा गया, और 74 से पार्ट 9A और शेड्यूल 12 जोड़ा गया, ठीक है। पार्ट्स में देख लें, पार्ट 1 में क्या है, यूनियन और टेरिटरी के बारे में लिखा गया है। पार्ट 2 में सिटीजनशिप है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 डीपीएसपी। पार्ट 4 है फंडामेंटल ड्यूटी। पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए पार्ट 9 वही अभी हमने देखा 73rd। पार्ट 9 है 74th अमेंडमेंट। पार्ट 9B कोऑपरेटिव्स के बारे में है, आर्टिकल 243। और ये 243 देखते हैं, आपको चमक जाना चाहिए कि पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटी और कोऑपरेटिव के बारे में है, ठीक है। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में हुआ था, जिसमें पार्ट 9B जोड़ा गया, कोऑपरेटिव्स को भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, ठीक है। शेड्यूल की बात करें तो पहला में स्टेट और यूनियन टेरिटरी है, दूसरे में अलायंसेस, इमोल्यूमेंट्स वगैरह के बारे में लिखा गया है। थर्ड में ओथ एंड अफर्मेशन है। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, सीट्स इन राज्यसभा। फिफ्थ में शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरियाज है। सिक्स में ट्राइबल एरियाज ऑफ जो नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट है, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय, ठीक है। तो उसको मातमी करके न्यूमरिक्स बना के याद रखा गया है। 7th में लिस्ट है, यूनियन स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। 8th में लैंग्वेज है। 9th में लैंड रिफॉर्म और जो जमींदारी एबॉलिशन के लिए जो भी लॉ वगैरह बनाया गया था, जो कि जुडिशियल रिव्यू से बच जाए, तो उसके लिए शेड्यूल 9 ऐड किया गया था। और शेड्यूल 10 में एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 52 से जोड़ा गया था, ठीक है। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अभी थोड़ी देर पहले भी बात किया हमने। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिया गया है, जैसे सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ और कैबिनेट मिनिस्ट्री। यूएस से क्या लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स लिया गया है और जुडिशरी का इंडिपेंडेंस और जुडिशियल रिव्यू लिया गया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी लिया गया है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया गया है, और स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा तो रेसिड्यूरी पावर सेंटर के पास होगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट और ज्वाइंट सेटिंग लिया गया है। बैमर जर्मन से फंडामेंटल राइट नहीं, फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन
रिलेशन इमरजेंसी के टाइम पे कैसे होता है, यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटी, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है, ये आइडिया लिया गया। फ्रेंच से क्या लिया गया, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। साउथ अफ्रीका की बात करें तो अमेंडमेंट प्रोसीजर लिया गया है, जापान से प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ लिया गया है, ठीक है। शेड्यूल 9 एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या जोड़ा गया था, शेड्यूल 9 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो जमींदारी अबॉलिशमेंट से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्रियम्बल की अगर बात करें तो प्रियम्बल अमेंड किया गया सबसे पहले तो कि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पहला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो प्रियम्बल से शुरू होता है। प्रियम्बल को आईडी कार्ड बोलते हैं, कौन, इन्हें पालकी वाला। अमेंडमेंट 42, ठीक है, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड जो है प्रियम्बल में 42 अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है। तो सेक्युलर तो जनरली याद रहता है, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी लोग थोड़ा सा भूल जाते हैं, तो 42 सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। इसमें डेट जो है वो 26 नवंबर 1949 है, तो 26 जनवरी 1950 नहीं, 26 नवंबर 1949 है, ठीक है। सोशलिस्ट एडेड बाई 42 है, ठीक है। सेक्युलर 42 से ऐड किया गया था, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, ठीक है, सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलता है। एक्सट्रीमली सॉरी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कान में ईयरफोन लगा के बस सुनते जाइए। सोशल प्लस इकोनॉमिक जस्टिस, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है। नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, क्या हमारा जो भी चीज़ें हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है, ठीक है। जैसे लिबर्टी है, फंडामेंटल राइट्स हमें मिलता है, तो वो एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। मतलब कि ऐसा नहीं कि आपके मन में जो आ रहा है सब कुछ कर रहा है, वो क्वालिफाइड है कि कुछ कंडीशंस लगाया गया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 1 में हमारा इंडिया, दैट इज भारत लिखा हुआ है, अभी इस पर बहुत चर्चा भी चल रहा है। इंडिया एग्रीमेंट से नहीं बना है, ठीक है, तो इसलिए किसी स्टेट को ये राइट नहीं है कि उससे अलग हो जाए। टेरिटरी के बारे में शेड्यूल 1 में लिखा गया है, आर्टिकल 1 भी इसी से रिलेटेड है। आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 में क्या है, कोई भी जो स्टेट है प्री एग्जिस्टिंग में कुछ नया एडमिट करना है, इस्टेब्लिश करना है, नया स्टेट फॉर्म करना है, तो आर्टिकल 2 के तहत आता है। सॉरी, नया जब लाना है तो आर्टिकल 2 के तहत आता है। और इंटरनल एडजस्टमेंट करना है, जो एग्जिस्टिंग स्टेट है वो डिवाइड कर दिया, तेलंगाना आंध्र प्रदेश बना दिया, तो आर्टिकल 3 के तहत आ गया, ठीक है। तो आर्टिकल 2 और 3 इससे रिलेटेड है, स्टेट री एडजस्टमेंट और नया स्टेट को लाने से। उसके बाद एक केस याद रखिएगा, बेरूबारी यूनियन केस, अगर पूछ दे किससे रिलेटेड है भाई, तो यही स्टेट रीअरेंजमेंट से है। हमने बेरूबारी मतलब ये कुछ एरिया था, बांग्लादेश के साथ एक्सचेंज किया था, इंडिया ने बांग्लादेश को दिया था। धार कमीशन किस चीज़ से रिलेटेड है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पे डिमांड किया गया कि स्टेट बनाया जाए, तो धार कमीशन उसी से रिलेटेड है। धार कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है, कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं बनाएगा। लेकिन इसके बाद विरोध होना शुरू हुआ, तो जेवीपी कमेटी बना, ठीक है, लेकिन इसने भी लिंग्विस्टिक बेसिस को रिजेक्ट कर दिया। और इसी के बाद पोट्टी श्री रामालू तिरुबंदी का फास्ट करते हैं, आंध्र प्रदेश का डिमांड होता है, इनका डेथ होता है, उसका आंध्र प्रदेश क्रिएट किया जाता है। तो जब ये आंध्र प्रदेश बनता है तो और भी डिमांड हाई हो जाता है, बाकी सारे स्टेट डिमांड करते हैं, तो फिर से कमेटी बनती है, फजल अली कमेटी, जो कि ब्रॉडली एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीऑर्गेनाइज कर दीजिए स्टेट को, बट लैंग्वेज जो है वो एकमात्र क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, ये सब कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। और वन लैंग्वेज वन स्टेट के फॉर्मूला को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था फजल अली कमेटी ने, ठीक है। और इसी फजल अली कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत आया था, ठीक है। चलिए, फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें तो पूछ देगा कौन से पार्ट में, तो पार्ट 3 में है। और आर्टिकल कहाँ से शुरू है, तो 14 से नहीं, आर्टिकल 12 से 35 तक जाता है। यूएसए से इंस्पायर्ड है, बिल ऑफ राइट जो यूएसए का है, ठीक है, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। और गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। प्रोटेक्टेड मतलब कि आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट प्रोटेक्शन देगा, रिट इशू करता है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंश्योर करता है, ये तो हमने देखा ही। राइट टू प्रॉपर्टी जो था पहले फंडामेंटल राइट था, हटा गया, आर्टिकल 300A में ऐड कर दिया गया है, और इसलिए अब ये लीगल राइट हो गया है। एक बार फिर इसको देख लेंगे, इक्वालिटी 14 से 18, फ्रीडम 1922, एक्सप्लॉयटेशन 23-24,
रिलीजन 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशन 29 एंड 30, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में। फीचर क्या है? क्वालिफाइड है, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ कुछ कंडीशन लगा हुआ है। आर्टिकल 32, जब भी आपको स्टेट जो है आपके फंडामेंटल राइट को कर्व करे तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं जुडिशियल रिव्यू के लिए। आर्टिकल 32, आर्टिकल 22, 26 के तहत ये दोनों जो है वो जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, रिट इशू कर सकते हैं, ठीक है। डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, तो ये भी है कि भाई आपको गारंटी है आपके फंडामेंटल राइट का। इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के बाकी आर्टिकल को सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन पूछे आर्टिकल 19 को कब सस्पेंड करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के कंडीशन में। पहले इंटरनल डिस्टर्बेंसेस था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 44 के बाद इसको चेंज करके वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार यूपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। आर्टिकल 32 जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 226 जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 32 कौन? सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, ठीक है। कुछ फंडामेंटल राइट सिर्फ सिटीजन को है और कुछ जो है वो सबको मिला हुआ है। तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ सिटीजन को है। और फॉरेनर्स को आर्टिकल 14 है, राइट टू इक्वालिटी, तो फॉरेनर्स को है। कन्विक्शन से रिलेटेड जो आर्टिकल 20 वो भी है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ ये भी रहेगा। लेकिन जो सबसे मजेदार है आर्टिकल 21A एजुकेशन वाला, तो ऐसा मत समझिएगा कि विदेशी है तो उनको एजुकेशन का राइट इंडिया में और वो एलिमेंट्री एजुकेशन, फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल उसमें डाला गया, वो नहीं रहेगा। आर्टिकल 21A जो है फंडामेंटल राइट और ये फॉरेनर्स को भी मिला हुआ है, ठीक है। तो कंफ्यूजन आपको यहीं पे हो सकता है, बाकी सब चीजें तो अगर आप थोड़ा भी लॉजिक लगाइएगा तो क्लियर हो जाएगा। राइट टू इक्वालिटी जो है तो इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ ब्रिटिशर्स से लिया गया है, और इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटिशर्स से है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये प्रिंसिपल यूएसए से फॉलो करते हैं। इंडिया में दोनों को ब्लेंड करके फॉलो किया जाता है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ में क्या होता है कि भाई आर्बिट्ररी पावर जो है वो नहीं होना चाहिए किसी के भी पास में, स्टेट के पास में आर्बिट्ररी पावर नहीं होना चाहिए, और इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए। इंडिया में रूल ऑफ लॉ इस तरह से फॉलो किया जाता है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, प्रेसिडेंट, गवर्नर जो इनका ऑफिशियल ड्यूटी की वजह से है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो जो वहाँ पे भाषण देते हैं, बोलते हैं अंदर में हाउस में, तो ये सब चीज़ें कुछ एग्जम्पशंस में डाला गया है। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड है कि डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। बाकी और कोई कंडीशन हो तो उसमें डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है, बस सिर्फ इस ग्राउंड पे आप डिस्क्रिमिनेट कर ले ये अलाउड नहीं है, ठीक है। बाकी पिछड़ापन होना, तभी तो ओबीसी कैटेगरी बनाया गया, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन, विमेन को रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन, है ना। तो ये जो है पिछड़ापन और बाकी चीज़ों को कंसिडर करके किया जाता है, तो डिस्क्रिमिनेशन ही है, बट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। आर्टिकल 16 एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड है, तो इसीलिए ये चीज़ जो है फॉरेनर्स को नहीं अवेलेबल है, सिर्फ हमारे इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। अनटचेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है, ये बाद में धीरे धीरे वेरियस जजमेंट्स के द्वारा इसको डिफाइन किया गया। और फाइनली प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1955 बनता है, ठीक है। 18 टाइटल आप नहीं रख सकते हैं एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन, जैसे आप नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, एकेडमिक डिस्टिंक्शन है कर्नल लगा सकते हैं, बट राय बहादुर, दुर्लभ बहादुर, ये वो दिस दैट ये सब नहीं लगा सकते हैं। 19 में राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रिसाइड एंड सेटल, प्रोफेशन, ट्रेड, ये सब। और जब भी आएगा आप देखिए एक्सेप्शंस हमेशा रहेगा, ठीक है। जैसे कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, बट आप शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 एरिया में जाइएगा तो सबको परमिशन नहीं है, फिर इनर लाइन परमिट का एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो अगर एब्सोल्यूट स्टेटमेंट आए कि 100%, तो नहीं भाई, ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है, ठीक है। क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड का मतलब कि कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन में साइलेंस भी आता है, ठीक है। और डेमोन्स्ट्रेशन पिकेटिंग आता है, बट स्ट्राइक करना फंडामेंटल राइट नहीं है, तो ये याद रखिएगा कि स्ट्राइक करना जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19 में नहीं आता है। आर्टिकल 20, ठीक है, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है, कि आर्बिट्ररी पनिशमेंट ना मिले और एक्सेसिव पनिशमेंट ना मिले। आर्बिट्ररी मतलब कि जैसे तैसे जिसको मन उठा के सजा नहीं दे दिए, और जितना गुनाह किया उतना ही सजा मिलना चाहिए। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि पिछले जो पुराना जो क्राइम किया गया है और क्राइम किया गया है वो लॉ आने के पहले किया गया है, और वो
अब जो नया लॉ आ रहा है वो उसको क्रिमिनल एक्ट बता रहा है, तो उस लॉ के तहत जो है ना उसमें सजा नहीं मिलेगी। सिविल केसेस में हो सकता है, क्रिमिनल में नहीं होगा। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि 47 के पहले किसी ने कुछ किया, ठीक है, अनटचेबिलिटी मान लीजिए प्रैक्टिस किया, बट कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 17 तो 47 के बाद लेके आ रहा है। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन पास हो जाता है तब लेके आ रहा है। तो पहले जिन्होंने अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस किया, तो ऐसा नहीं कि उठा के सबको जेल में डालना शुरू कर देंगे। ठीक है, वो एक्स पोस्ट फैक्टो हो जाएगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, अब पहले भी जिसने किया है तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जेल जाएगा, वो नहीं जाएगा। तो यही यहाँ पे कहना चाह रहा है। ठीक है, डबल जियो पार्टी नहीं, मतलब जो गलती किया उसका बार बार सजा नहीं मिलना चाहिए, एक बार सजा मिल गया काफ़ी है। ये नहीं कि एक ही गलती का बार बार की, एक बार जेल गए फिर दूसरा कोर्ट उसी को लेके फिर 3 साल का सजा सुना दिया, तीसरा कोर्ट फिर उसको 4 साल का सजा सुना दिया, ऐसा नहीं। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आप हमसे ही नहीं पूछ सकते हैं, आप पुलिस और बाकी चीज़ को इन्वॉल्व कीजिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ठीक है, बाकी साइन, थंब, ब्लड सैंपल ये सब तो देना ही पड़ता है। आर्टिकल 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पे है। ठीक है, मेनका गांधी केस इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बताया गया। इंडिया में 2 चीजें होता है लॉ में, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है, जो हमने जापान से लिया है, और एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, तो मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ दोनों को साथ में लेके चलेंगे। आर्टिकल 21A एलिमेंट्री एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन हो गया। ठीक है, और ये इसको सेकंड रिवॉल्यूशन बोला जाता है सिटीजन्स राइट में। आर्टिकल 21A जो है पहले वो DPSP में था, मतलब ये जो सब्जेक्ट है चिल्ड्रन एजुकेशन वाला, वो आर्टिकल 45 DPSP में था, उसी को आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट और आर्टिकल 51 फंडामेंटल ड्यूटी में डाला गया 51A में। ठीक है, प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन हमारे यहाँ है आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 25 रिलीजन से रिलेटेड है। ठीक है, कंसाइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट सब कुछ। नॉन सिटीजन को भी अवेलेबल है। आर्टिकल 26 जो है अपने रिलीजन को मैनेज करना, ट्रस्ट वगैरह बनाना है, तो वो सब कीजिए। ठीक है, आर्टिकल 27 टैक्सेशन रिलेटेड है। कोई जबरदस्ती आपसे टैक्स नहीं ले सकता है, जबरदस्ती आपसे चंदा नहीं ले सकता है किसी भी रिलीजियस काम के लिए। ठीक है, तो आर्टिकल 27 में आता है। ठीक है, 28 में क्या है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, जैसे आपने देखा हो कि सरकारी स्कूल कॉलेज में जो है ना वो रिलीजियस प्रोग्राम्स नहीं किए जाते हैं, तो वो उसका कारण है आर्टिकल 28 के रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया जा सकता है स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, आर्टिकल 29 और 30 क्या है, माइनॉरिटीज़ का जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो। ठीक है, और आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। भीमराव अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डिबेट में बोलते हैं कि आर्टिकल 32 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अब देखिए रिट इशू किया जाता है आर्टिकल 32 के तहत, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट पर रिट इशू करती है, लेकिन हाई कोर्ट सब पर रिट इशू कर सकती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के रिट को नैरोअर बोला जाता है, हाई कोर्ट के रिट को वाइडर बोला जाता है। ठीक है, दोनों का ओरिजिनल है। ओरिजिनल मतलब कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं। एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव नहीं होने का मतलब यही है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है, तो ये दोनों का नॉन एक्सक्लूसिव है। ठीक है, और ऑब्वियस बात है सुप्रीम कोर्ट है तो ऑल ओवर इंडिया करेगा, हाई कोर्ट है तो विद इन इंडिया करेगा। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट गारंटर भाई कैन नॉट रिफ्यूज, बट हाई कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट इज नॉट गारंटर। ठीक है, तो ये चीज है। राइट टू प्रॉपर्टी, फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 44 के बाद इसको रिपील कर दिया जाता है। ठीक है, पूरा आर्टिकल 31 को खत्म किया जाता है और कहाँ डाल दिया जाता है, आर्टिकल 300A में डाला जाता है और इसको लीगल राइट बना दिया जाता है। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी पे वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1 से ही लेके बहुत डिबेट डिस्प्यूट चल रहा था, जो फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 44 में इसको खत्म ही कर दिया जाता है। तो कंफ्यूजन कहाँ होगा, 42 दे देगा आपको कि अच्छा इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ होगा, लेकिन नहीं, जनता पार्टी गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 44 के तहत। डीपीएसपी पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से क्या बनता है। डीपीएसपी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों को मिला दे तो फिलोसफी और सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, डीपीएसपी इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी इंश्योर करता है, नॉन जस्टिसिएबल है। डीपीएसपी को लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि सरकार नहीं इंप्लीमेंट करा रही है। डीपीएसपी 3 पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, सोशलिस्ट, गांधीयन और इंटेलेक्चुअल
इंटेलेक्चुअल लिबरल्स, ठीक है। तो सोशलिस्ट वाला में जो भी आप सोशलिज्म वाला आइडिया वाला देखते हैं, इक्वल पे होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, मिनिमम वेजेज होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, है ना। तो ये सब आपको सोशलिस्ट वाले आइडियोलॉजी में आ जाएगा, जिसमें सबसे फेमस है आर्टिकल 39, ठीक है, और उसके तहत बहुत सारा चीज़ ये दिया हुआ है, ठीक है। गांधीयन फिलोसफी क्या होगा, ऑब्वियस सा बात है, विलेज पंचायत, कॉटन इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाना, ठीक है। तो ये सब आप देखते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके और इसको पार्ट 9B में भी ऐड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, विलेज पंचायत को भी दिया गया, और कॉटेज इंडस्ट्री पे भी सरकार का बहुत जोर होता है। यूसीसी जो है वो लिबरल इंटेलेक्चुअल में आता है, आर्टिकल 44 में, ठीक है। ये जो 45 में था, इसको तो हमने आर्टिकल 21A और आर्टिकल 51 पार्ट ए फंडामेंटल ड्यूटी में तो यहाँ से ट्रांसफर किया है इसको, है ना। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वाइल्ड लाइफ, सेपरेट जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 50 के तहत है, ठीक है। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करना, आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। और जो न्यू डीपीएसपी ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42 के तहत, ठीक है, 4 न्यू ऐड किया गया था, याद कैसे रखेंगे, वेल चाइल्ड, WEL चाइल्ड, वेल चाइल्ड, ठीक है, वाइल्ड लाइफ, एजुकेशन, चिल्ड्रन वाला, चिल्ड्रन रिलेटेड और लीगल एड रिलेटेड, ठीक है। तो हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, फ्री लीगल एड, वर्कर्स इन मैनेजमेंट, ठीक है। W से वर्कर्स इन मैनेजमेंट है, E से इन्वायरमेंट है, L से फ्री लीगल एड वाला हो गया और चाइल्ड वाला हो गया, ठीक है। तो ये 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42 में ऐड किया गया, 42 अमेंडमेंट किया गया और उसमें इसको ऐड किया गया था, ठीक है। नॉन जस्टिसिएबल होगा, ऑब्वियस सा बात है। हाँ, ये अगर आपसे पूछ दिया जाए कि फंडामेंटल राइट बड़ा है कि डीपीएसपी बड़ा है, देखिए इसमें बहुत सारा चीज पढ़ने को है, बट आप एक लाइन में अगर याद रखें तो फंडामेंटल राइट इज ग्रेटर देन डीपीएसपी, ठीक है। प्रेजेंट पोजीशन यही है कि फंडामेंटल राइट जो है, अगर दोनों में डिस्प्यूट हो तो हम फंडामेंटल राइट को तवज्जो देंगे, ना कि डीपीएसपी को। प्रेजेंट पोजीशन ये है। अब इस अंदर में सब्जेक्टिविटी बहुत सारा चीज है, हम लोग उस पर उसको बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। अब कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट किया गया है, तो लैंड रिफॉर्म, मिनिमम वेजेज, चाइल्ड लेबर, मैटरनिटी, बैंक नेशनलाइजेशन, लीगल सर्विसेज, ये सब डीपीएसपी का इंप्लीमेंटेशन है। लोक अदालत बनाना, फ्री लीगल एड टू पुअर हो गया, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम, अनटचेबिलिटी एक्ट बनाना, नैम, पंचशील, इंटरनेशनल पीस को देखिए प्रमोट कर रहा, तो ये सब डीपीएसपी में आता है। डायरेक्टिव्स आउटसाइड पार्ट 4 में डायरेक्टिव्स है, उसके अलावा उसके बाहर भी जो डायरेक्टिव्स है तो वो देख लीजिए कि SC/ST का सर्विसेज में जो क्लेम है, मदर टंग में इंस्ट्रक्शन दिया जाए और हिंदी को डेवलप कर दिया जाए, ये 3 चीज़ें जो है वो डायरेक्टिव्स हैं, लेकिन पार्ट 4 के बाहर है, ठीक है। इसीलिए देखिए हिंदी के डेवलपमेंट को लेके बार बार स्टेटमेंट आता है और फिर बार बार विरोध भी किया जाता है, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, बट पार्ट 4 के बाहर लिखा गया है। अगर लोक अदालत की बात करें तो लोक अदालत में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमें ये याद रखना है कि फी नहीं लेता, एकदम फ्री लीगल एड है, लेकिन ग्राम न्यायालय में जो है 100 रुपया या उससे कम फी लिया जाता है, ठीक है। तो लोक अदालत जो है वो उसमें फी नहीं लगता है, ग्राम न्यायालय में फी लगता है। लोक अदालत जो है सिविल कोर्ट की तरह काम करता है, ग्राम न्यायालय जो है सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस देखता है, पेटी क्रिमिनल केसेस, छोटा मोटा क्रिमिनल केस देखेगा, ठीक है। ये यूपीएससी में पूछा गया सवाल था, ठीक है। लोक अदालत क्या करता है, प्री लिटिगेशन स्टेज पे देखता है चीज़ों को, और दोनों पार्टी में जो है ना वो सहमति, दोनों को अग्री करके काम करने की कोशिश करता है। बेसिकली पंचायती करा देना, दो दोस्त के बीच में लड़ाई हुआ तो तीसरा के जो है पंचायती कर रहा, बदले में पैसा थोड़े लेता है, भले पार्टी थोड़ा सा करा लेता है। लेकिन ग्राम न्यायालय क्या है भाई, कि ग्राम न्यायालय एक्ट के तहत बना है, इसमें 100 रुपये या उससे कम फी लिया जाता है, सिविल और क्रिमिनल दोनों केस देखा जाता है, इसमें न्यायाधिकारी किया जाता है, जस्टिस एट डोर स्टेप, इसका प्रिंसिपल है जिसको फॉलो करते हैं कि डोर स्टेप पे जस्टिस मिलना चाहिए, न्यायाधिकारी अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है, और अपील भी कर सकते हैं, जबकि लोक अदालत में अपील नहीं कर सकते हैं। अब अगर आपको डिसीजन से दिक्कत है तो आप जाके आप सीधे दूसरा कोर्ट में जाइए, लोक अदालत में अपील का कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी फटाक से देख लेते हैं। सिटीजन की ड्यूटी को फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं, स्टेट की ड्यूटी को डीपीएसपी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो याद रख लीजिए कि भाई आप बाकी सब चीज़ तो आपको ध्यान रहेगा ही रहेगा, बट विमेन के रेस्पेक्ट को भी फंडामेंटल ड्यूटी में है, विमेन के प्रति डेरोगेटरी रिमार्क्स वगैरह नहीं यूज़ करना है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी में है, ठीक है। चिल्ड्रन एजुकेशन तुमने देखा, अपने हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ये भी है, और साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमनिज्म को प्रमोट करना, ठीक है, साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट करना, गोबर नहीं खाना है। लिस्ट ऑफ ड्यूटीज वही सब चीज हो गया जो भी आपको बताया, ठीक है। एक्सीलेंस अचीव करना, इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्सीलेंस, ठीक है, पूरा देश जो है वो राइज करना चाहिए।
नॉन जस्टिसिएबल है और कोई लीगल सैंक्शन नहीं है फंडामेंटल ड्यूटी को, जैसे डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल हो उसी तरह सीए भी है। ठीक है, क्रिटिसिज्म क्यों किया जाता है, बहुत सारा है बट दो इंपॉर्टेंट है, वोट और पे टैक्सेस, ये दोनों ऐड नहीं किया गया, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिपोर्ट में दिया गया था। राइट मतलब वोटिंग जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, नहीं तो फिर 100% वोटिंग होता, ठीक है, और जो नहीं वोट करता वो जेल चला जाता। पेइंग टैक्सेस, ठीक है, तो इसको भी फंडामेंटल ड्यूटी में बोला गया कि डाला जाए, तो नहीं डाला गया है। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि ये फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आता है। और एक चीज़ और आपको याद रखना है कि वर्मा कमेटी जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है, उनको आइडेंटिफाई करना था कि जो भी हमारे यहाँ लीगल प्रोविजन है तो क्या उसमें कहीं पे फंडामेंटल ड्यूटी इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो पता चला कि हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ की हम फंडामेंटल ड्यूटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो वर्मा कमेटी फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड, इसको याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, तो हम फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों है। फ्लेक्सिबिलिटी ब्रिटेन से लिया गया, रिजिडिटी यूएसए से लिया गया, जब जैसा जरूरत हो तब तैसा काम करेंगे। ठीक है, 3 तरह का मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। और स्पेशल मेजोरिटी जब कोई फेडरल प्रोविजन को चेंज करना है तो उसमें स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट को भी रेटिफाई करना पड़ता है, यानी 50% जो स्टेट हैं उनको भी ओके करना पड़ता है। ये स्टेट सिंपल मेजोरिटी से ओके करते हैं। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ जो यहाँ पे एग्जांपल में लिखा गया है। स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ठीक है, और सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, तो ये मेजोरिटी की वजह से जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी सब कुछ है। ठीक है, अमेंडमेंट कैसे होता है, तो एक तो कि सिर्फ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, किसी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं कर सकते हैं। मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर कोई भी कर सकता है, किसी भी हाउस में कर सकते हैं इंट्रोड्यूस बिल को। ठीक है, और प्रेसिडेंट का प्रायर परमिशन का जरूरत नहीं होता है, इसमें ज्वाइंट सेटिंग का प्रोविजन नहीं है। ठीक है, और दोनों हाउस को अलग अलग पास करना पड़ेगा। ठीक है, और जब एक बार दोनों हाउस से पास हो गया तो प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए दिया जाता है, तो प्रेसिडेंट इस पर वीटो नहीं लगा सकते हैं, विदहोल्ड नहीं कर सकते हैं, रिटर्न नहीं कर सकते हैं, उनको पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्रिटिसिज्म क्या क्या है, क्रिटिसिज्म के माध्यम से चीजों को हम याद रख लेंगे। एक तो कि सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है, स्टेट नहीं कर सकती, क्रिटिसिज्म है। स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इनिशिएट। ठीक है, पार्लियामेंट अलोन सब कुछ चेंज कर देता, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया। ठीक है, कि 1 महीना 2 महीना के अंदर पास होना चाहिए, बिल इंट्रोड्यूस कर दिए तो वो पेंडिंग में लटका हुआ है। ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है, ज्वाइंट सिटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दोनों हाउस का, लोअर हाउस और अपर हाउस का। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आ जाते हैं। एक आपने केशवानंद भारती केस बहुत फेमस आपने सुना होगा। केशवानंद भारती केस में क्या हुआ था, एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया गया था कि पार्लियामेंट चाहे तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है, बेसिक प्रीमाइस है, वो नहीं चेंज होना चाहिए। तो लोगों ने पूछा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो जुडिशरी ने बोला कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर हम टाइम टाइम पे आपको बताते रहेंगे, लिस्ट देते रहेंगे अलग अलग केस के तहत। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का कोई डेफिनेशन नहीं है। तो ये केशवानंद भारती केस 1973 बेसिकली जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव यानी कि सरकार के बीच में जो टसल चल रहा था उसका आउटकम था ये। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो केशवानंद भारती केस में आता है। एलिमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज आपको कॉन्स्टिट्यूशन में लगे वो सब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, प्रीएम्बल से लेके अंदर का जो भी चीज है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का अगर बात करें तो इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब ये होता है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के प्रति रेस्पॉन्सिबल होता है, तभी तो संसद भवन में जाके मिनिस्टर्स को जवाब देना पड़ता है सवाल का। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ये यूएसए में फॉलो किया जाता है और ये इंडिया में फॉलो किया जाता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, यही तो हम लोग शुरू से डिमांड कर रहे थे ना जब आंदोलन कर रहे थे नेशनल मूवमेंट के लिए। कैबिनेट गवर्नमेंट होता है और वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट भी इसको बोला जाता है ब्रिटेन के वजह से। ठीक है, क्यों लिया गया तो उसका रीजन आप लोग जानते ही हैं। कुछ फीचर्स हम लोग देख लेते हैं कि पार्लियामेंट्री में डुअल एग्जीक्यूटिव होता है, रियल और नॉमिनल। रियल क्या होता है और नॉमिनल क्या होता है, रियल में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, और नॉमिनल जो है प्रेसिडेंट होते हैं। मेजोरिटी पार्टी रूल करती है, सिंपल सी बात है। स्विम एंड सिंग टुगेदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक साथ, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो एक को अगर इम्पीच किया गया तो सबका खत्म हो गया खेला। प्राइम मिनिस्टर गए तो सब गए, कोई एक मिनिस्टर को इम्पीच किया गया, इम्पीचमेंट अगर हो रहा है तो स्विम एंड सिंग टुगेदर वाला कॉन्सेप्ट है, डबल मेंबरशिप है। ठीक है, कि आपको एमपी भी बनना है और उसके बाद आप मिनिस्टर बनेंगे। ठीक है, आप बिना एमपी बने भी मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन 6 महीना के अंदर चुनाव लड़के आपको बनना पड़ेगा। तो बेसिकली डुअल मेंबरशिप है कि मिनिस्टर जो होता है वो लेजिस्लेचर के भी पार्ट होते हैं और एग्जीक्यूटिव के भी पार्ट होते हैं। पीएम का लीडरशिप होता है, हाउस का डिसोल्यूशन होता है। ठीक है, चलिए
इंडिया और ब्रिटेन में क्या डिस्टिंक्शन है? इंडियन और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में इंडिया रिपब्लिक है, ब्रिटिश मोनार्क है। सबसे पहले तो ये बात, हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ठीक है। ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, यूपीएससी में भी कई बार पूछा गया है घुमा घुमा के, ठीक है। हमारे यहाँ नॉन एमपी भी मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर फिर चुनाव लड़के या राज्यसभा से होकर आपको आना पड़ेगा। मिनिस्टर्स के ऊपर कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, जो अपना उनका ऑफिशियल ड्यूटी है या जो भी भाषण वगैरह वहाँ पार्लियामेंट में देते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ शैडो कैबिनेट का कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन शैडो कैबिनेट जो है वहाँ पे ब्रिटेन में होता है। तो ये थोड़ा कुछ डिफरेंसेस था। फेडरल सिस्टम अगर देखें तो फेडरेशन कैसे बनता है, ठीक है। तो फेडरेशन बनता है पावर को डिवाइड करके। अब पावर डिवाइड होता है तो पावर क्यों डिवाइड किया जाता है? छोटा छोटा चीज जो है उसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो फिर एक फेडरेशन बनता है, या फिर एक कोई बड़ा चीज है उसको डिवाइड कर दीजिएगा तो फेडरेशन बनता है, ठीक है। इंडिया का देख लेते हैं क्या है भाई। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, ठीक है, डाइवर्सिटी है, साइज भी बहुत बड़ा है, तो अकेले एक सरकार को चलाना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए हमने फेडरल मॉडल को अडॉप्ट किया। अदरवाइज इंडिया में कहीं पे भी हमारा आर्टिकल लिखा हुआ है कि यूनियन ऑफ इंडिया है, फेडरेशन ऑफ इंडिया नहीं है। इसका मतलब कोई स्टेट अलग नहीं हो सकता, तो इसलिए खालिस्तान का मांग हो, चाहे तमिलनाडु अलग करने का मांग होता है, या किसी का भी कल को बिहार को मन कर जाए कि भाई हम अलग देश बनाएंगे, तो नहीं बना सकते हैं हम, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम यूनियन का पार्ट है। मारपीट के आपको ठीक कर दिया जाएगा। फेडरल का मतलब क्या होता है? डुअल गवर्नमेंट हो गया, यानी सेंटर और स्टेट दोनों हो गया। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेंटर पे और स्टेट पे सब पे लगाम लगा के रखती है। डिवीजन ऑफ पावर है, ठीक है। किसके किसके बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इन लोग के बीच में पावर डिवाइड कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होने का मतलब कि जुडिशरी में जो है वो किसी का वो नहीं है, मतलब रोक टोक नहीं है कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को करा ले। ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल 312, राज्यसभा जब रिजोल्यूशन पास करती है कि ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट किया जाए आर्टिकल 312 के तहत, तब होता है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये सब। तो अगर आपसे पूछे कि ऑल इंडिया सर्विसेज कौन क्रिएट कर सकता है, तो राज्यसभा, लोकसभा नहीं, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे, ये एक इम्पॉर्टेंट था। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन होता है उसका अपॉइंटमेंट तो गवर्नर करते हैं, बट रिमूवल प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। स्टेट हाई कोर्ट का जो जज है उसका भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, और फिर वो पूरा कॉलेजियम सिस्टम को फॉलो करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट। इमरजेंसी आर्टिकल 352 यानी नेशनल इमरजेंसी हो गया, 356 यानी स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, और आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग आगे भी थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। हाँ, ये अगर आपसे पूछे ना सरकारिया कमीशन और पंची कमीशन किससे रिलेटेड है, तो भाई सेंटर स्टेट के रिलेशन पे, सेंटर स्टेट के रिलेशन को देखने के लिए, पढ़ने के लिए बनाया गया था सरकारिया कमीशन और पंची कमीशन। तो ये दोनों कमीशन को आप याद रखेंगे, डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकारिया कमीशन और मदन मोहन पंची कमीशन, या सिर्फ पंची कमीशन, ठीक है, कि सेंटर और स्टेट का रिलेशन को देखा जाए कि कैसा चल रहा है। इमरजेंसी प्रोविजन आ जाते हैं। इमरजेंसी क्या क्या है? एक तो आर्टिकल 352 था जो नेशनल इमरजेंसी था, 356 जो है वो, तो देखिए जब नेशनल इमरजेंसी लगाया गया, हम लोग पढ़ते ही हैं और न्यूज़ में देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें उसमें बात की जाती है, बहस की जाती है कि भाई मनमाने ढंग से लगा दिया गया था। तो उसका जो सरकार आती है जनता पार्टी की, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 44 करती है, ठीक है, और उसमें कुछ चीज़ें चेंज करती है। जैसे इंटरनल डिस्टर्बेंस लिखा हुआ था, उसको आर्म्ड रिवेलियन कर दिया जाता है कि जब तक आर्म्ड रिवेलियन नहीं होगा ये क्राइटेरिया खत्म, ठीक है। और सिर्फ पीएम और प्रेसिडेंट के मन से नहीं लगेगा, यानी सिर्फ इंदिरा गांधी और उस समय के जो प्रेसिडेंट थे उनके मन से नहीं लगेगा, कैबिनेट का भी कंकरेंस होना चाहिए और रिटन कंकरेंस होना चाहिए, ठीक है, रिटन आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा क्या है कि 1 महीना के अंदर, मतलब देखिए पहले पीएम और प्रेसिडेंट होगा, उसका कैबिनेट के पास पहुंच गया, और सिर्फ कैबिनेट नहीं, अब आपको पार्लियामेंट से भी 1 महीने के अंदर अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब पूरे प्रोसीजर को जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब वो स्ट्रिक्ट बनाया गया ताकि इसको मिसयूज न किया जा सके। पीरियोडिक पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना पड़ेगा, स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, और रिवोक करना है तो स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए। 1/10 एमपी जो है लोकसभा के, अगर वो रेजोल्यूशन पास करते हैं और प्रेसिडेंट को देते हैं तो इसको फिर रिवोक किया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस जो है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 44 के तहत लाया गया था। हाँ, आर्टिकल 19 कब सस्पेंड होगा? जब वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन होगा, ठीक है, आर्टिकल 19, ठीक है।
प्रेसिडेंट रूल में आ जाता है आर्टिकल 356। तो आर्टिकल 356 कब लगेगा? जब स्टेट अपना ड्यूटी करना भूल जाए, स्टेट अपना ड्यूटी ठीक से ना निभाए, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गया, या कहीं बाहर से अटैक हो गया, कुछ इस तरह का चीज हो गया, तो ठीक है। तो एक तो सेंटर का ड्यूटी है कि भाई कोई भी स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले, और अगर स्टेट फेल कर रहा है किसी भी वजह से, ठीक है, यानी ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर फेल हो रहा है तो आर्टिकल 356 लगाया जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि बहुत क्लियर कट डिफाइन नहीं किया गया, बस कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो रहा है तो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा। इसी को प्रेसिडेंट रूल, इसी को स्टेट इमरजेंसी, इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोला जाता है। आर्टिकल 356 डेड लेटर, जो कि डेड लेटर बन गया, ठीक है। इसमें क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा से अप्रूवल लेना पड़ता है 2 महीना के अंदर, लेकिन यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी की तरह नहीं है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए और एक बार में 6 महीना के लिए ही कर सकते हैं और मैक्सिमम 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 44 इसको भी, इस पावर को भी रिस्ट्रेन करने के लिए आ गया कि भाई एक्सटेंशन जो है ना वो 2 कंडीशन पे होगा कि नेशनल इमरजेंसी लगा हो और नहीं तो इलेक्शन कमीशन बोले कि भाई इलेक्शन अभी वहां पे नहीं करा सकते हैं, ठीक है। ये डेड लेटर था, लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए था, बट ये डेडली लेटर बन गया है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के तहत आता है, प्रेसिडेंट के सेटिस्फैक्शन पे है ये, इसमें उतना तामा जामा कुछ नहीं है कभी, मतलब क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो इसको बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए फाइनेंशियल इमरजेंसी को जो है ना थोड़ा सा सिंपल ही रखा गया है। तो प्रेसिडेंट के सेटिस्फैक्शन पे है। अब सैलरी वगैरह कम किया जा सकता है और इन सब चीज़ों पे बात की गई है फाइनेंशियल इमरजेंसी में, ठीक है। चलिए इससे, हाँ, इंटरस्टेट काउंसिल जो है वो आर्टिकल 263 के तहत आता है, ठीक है। जो हम लोग जोनल काउंसिल, इंटरस्टेट रिलेशन पढ़ते हैं, आर्टिकल 263। शेड्यूल 6 ट्राइबल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन, वो जो मातमी हमने पढ़ा था ना कि मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, ठीक है। ये 4 स्टेट है, शेड्यूल 6 स्टेट भी इनको बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो ट्राइबल्स हैं वो बहुत, उनका अलग रहने का और जीने का तरीका है, तो इसलिए उनके लिए अलग एक प्रोविजन ही बनाया गया, एक शेड्यूल ही जोड़ दिया गया है, ठीक है। वहाँ पे गवर्नर के पास काफ़ी गवर्नर का रोल होता है, ठीक है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाए जाते हैं, फिर इस डिस्ट्रिक्ट को गवर्नर अगर चाहे तो ऑटोनोमस रीजन भी बना सकते हैं, ठीक, कि अगर इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा अलग अलग ट्राइब है और उनका कुछ डिमांड है कि हमको भी और थोड़ा सा अलग चाहिए रोल, तो उनके लिए ऑटोनोमस रीजन बनाया जा सकता है और ये गवर्नर करते हैं, ठीक है। तो गवर्नर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, रीजनल काउंसिल बन रहा है, इनके पास लेजिस्लेटिव पावर होता है, मतलब ये लेजिस्लेट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए 5,000 पॉपुलेशन है, बट वो अपने लिए लेजिस्लेट कर सकते हैं कि पानी को कैसे यूज करना है, लैंड को कैसे यूज करना है, मनी को कैसे लेंड करना है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। विलेज काउंसिल और विलेज कोर्ट भी होता है इनका, ठीक है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है उसमें 30 मेंबर होते हैं, 26 इलेक्टेड और 4 नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। तो गवर्नर का बोले कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें, देख लीजिए ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ। तो हम लोग बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं। शेड्यूल 5 एरिया अगर बोले तो आर्टिकल 244, शेड्यूल 5 में क्या होता है, वैसे एरिया जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत सिग्निफिकेंट हो, ठीक है। और एरिया कौन डिक्लेयर करेगा, प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे। अब उस एरिया में सेंटर मान लीजिए पार्लियामेंट से या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई लॉ बना और उस एरिया में वो लॉ अप्लाई हुआ कि नहीं होगा, ठीक है। अलग एरिया बना तो ऑब्वियस सा बात है कि कुछ तो अलग इसको पीसेस देंगे ना, तो लॉ एप्लीकेबल है कि नहीं ये कौन डिसाइड करेगा। तो एरिया प्रेसिडेंट ने डिसाइड किया और लॉ अप्लाई होगा या थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा ये गवर्नर डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो वो गवर्नर के अंदर होता है, प्रेसिडेंट जो है एरिया डिसाइड करेंगे, ठीक है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होता है जिसका रोल होता है एडवाइजरी। इसमें 20 मेंबर होते हैं, 15 एमएलए जो कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेड्यूल ट्राइब इन लेजिस्लेटिव असेंबली और प्लस 5 जो है वो अदर्स होते हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट तो बनाते ही रहते हैं। और आर्टिकल 338 ए और बी, तो 338 ए इसमें आता है। गवर्नर का रोल, लॉ एप्लीकेबिलिटी, प्रेसिडेंट का रोल, एरिया डिक्लेरेशन, शेड्यूल 5, ठीक है। यूनियन टेरिटरी इसको छोड़िए, यहाँ से आगे चलते हैं। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 ऑल इंडिया बॉडी है, ठीक है। काम क्या है, सुपरिटेंडेंस ऑफ इलेक्शन, डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, सब कुछ जब तक इलेक्शन ना हो जाए सारा काम इन्हीं का है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर बॉडी है, चीफ इलेक्शन कमीशन प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक। और प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं।
सर्विस और टेन्योर जो है वो भी प्रेसिडेंट ही करेंगे। और इसी को फ्लॉ में भी लाया गया भाई कि एक तो कि क्वालिफिकेशन नहीं इनका, हमें पता है कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, वो डिपेंड करता है कि प्रेसिडेंट को क्या मन करेगा। और प्रेसिडेंट एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं, यानी इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं कि इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कौन बनेगा। क्वालिफिकेशन नहीं है, टेन्योर नहीं है, फिक्स टेन्योर नहीं है, ठीक है। और रिटायरमेंट के बाद दूसरा काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उस पर कोई बार नहीं है, मतलब उसको रोक नहीं है, ठीक है। रिटायरमेंट के बाद फिर ये कोई ऑफिस ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर इनको कुछ लालच हो, लोभ हो, तो हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है उनके सपोर्ट में काम कर दें, ठीक है। तो इसलिए ये क्रिटिसिज्म में आता है, मतलब हम इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप क्रिटिसिज्म में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे हटाया जाता है, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे रिमूव किया जाता है स्पेशल मेजोरिटी से, उसी तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाया जाता है। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर के लिए वो प्रोविजन नहीं है, ठीक है। और इलेक्शन कमिश्नर्स, क्योंकि ये 3 मेंबर बॉडी है, तो ये जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, पावर सैलरी सब कुछ इक्वल है, लेकिन इनका अपॉइंटमेंट जो है उसमें इनका रोल होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा जाता है, ठीक है। चूंकि इलेक्शन होने वाला भी अगले साल, ये भी याद रखिएगा कि इनका जो रिटायरमेंट है, मतलब 65 साल तक ये काम कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्टोरल रिफॉर्म तो कमेटी सीधे दे देगा, बोरा कमेटी, तारकुंडे कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी और इंद्रजीत सेनगुप्ता कमेटी, ठीक है। तो ये सब इलेक्शन से रिलेटेड है। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी स्टेट फंडिंग से रिलेटेड है। दिनेश गोस्वामी कमेटी जो है वो वोटर आईडी कार्ड और बहुत सारा चीज। तो बस आपका ये कमेटी याद रखिए, बोहरा, तारकुंडे, दिनेश गोस्वामी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, ठीक है, इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इसको बोला जाता है। इस 5 मेंबर बॉडी है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। एनके सिंह इसी के हेड थे। टैक्सेस कैसे होगा डिवाइड, ग्रांट इन एड कैसे दिया जाएगा। ग्रांट इन एड में भी 2-3 तरह का होता है, ठीक है। तो एक तो डिस्क्रिशनरी होता है और स्टैट्यूटरी। तो जो स्टैट्यूटरी है वो ये डिसाइड करेंगे। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को कैसे ऑगमेंट किया जाए, तो ये भी फाइनेंस कमीशन ही बताता है। तो आर्टिकल याद रखिएगा 280 और पूछ देगी बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म, फाइनेंस कमीशन। FRBM एक्ट जो सुनते हैं वो इन्हीं का दिया हुआ है। आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। काम क्या है इनका, काम है भाई कि जो शेड्यूल कास्ट वाला है वो शेड्यूल कास्ट के लिए काम करेगा और शेड्यूल ट्राइब वाला शेड्यूल ट्राइब के लिए। क्या कि सारा चीज इन्वेस्टिगेट कीजिए, कोई मैटर हो, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सेफगार्ड्स ठीक से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और बाकी सब कुछ। तो बेसिकली आप आर्टिकल याद रखिएगा और प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कैग जो है आर्टिकल 148, विनोद राय के बाद कैग काफी फेमस हुआ, ठीक है, 2G 3G घोटाला वाला। तो आर्टिकल 148 जो है वो कैग का है। गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्सन को बोला जाता है, एंड फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, जो पार्लियामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी में से एक है, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, उसका फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड है आर्टिकल 148। गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स अपॉइंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट। रिमूवल सुप्रीम कोर्ट के जज जैसा, जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाता है, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट पेश करते हैं, 3 ऑडिट रिपोर्ट है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट, पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक। पीएससी के पास जाता है, पीएससी फिर पार्लियामेंट में इस पर बहस करती है, पार्लियामेंट को रिपोर्ट सौंपती है। क्या करता है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू पार्लियामेंट इन फाइनेंशियल स्फीयर, ठीक है। प्रोपराइटी ऑडिट करता है, मतलब कि सही गलत को भी देखता है कि इतना ये होता तो क्या होता, विजडम पे देखा जाता है, ठीक है। क्या हो गया, अटॉर्नी जनरल देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 76 प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, ठीक है। टर्म नॉट फिक्स्ड, ठीक, प्रेसिडेंट के मन पे है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट जब कर रहे हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे ये काम करते हैं, ठीक है। तो जो सॉलिसिटर, ये अटॉर्नी जनरल जो है वो प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं, टर्म फिक्स नहीं है। चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट, चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को एडवाइस करना, गवर्नमेंट के केसेस लड़ना, ये सब कुछ है। ये इंपॉर्टेंट है, स्पीक एंड टेक पार्ट इन बोथ हाउसेस, ठीक है, लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एमपी का सारा इनको वो चीज़ें प्राप्त है, ठीक है। प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी ऑफ एमपी। लिमिटेशन क्या है, क्रिमिनल केस लड़ना है तो प्रेसिडेंट से परमिशन लेंगे, तभी क्रिमिनल केस में वो किसी और का केस लड़ सकते हैं। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना था। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बॉटम अप अप्रोच के लिए है। प्लानिंग कमीशन को हटा के, प्लानिंग कमीशन टॉप डाउन चल रहा था, नीति आयोग बॉटम अप चलना था। तो 1 जनवरी 2015 को बना था। डेट याद रखिएगा। चेयरमैन जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उसके CEO जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही इलेक्ट करते हैं, मतलब चूज करते हैं, नॉमिनेट करते हैं फिक्स टेन्योर के लिए, ठीक है।
ये हो गया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है इसमें, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट के तहत बना हुआ है, ठीक है, तो एक्ट से ये चलता है। और आ जाते हैं इधर, देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट के बारे में देख लीजिए, ठीक है। यूनियन एग्जीक्यूटिव का जब बात किया जाए तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस अटॉर्नी जनरल, ये सब को मिला के यूनियन एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, तो किसी को छोड़ना नहीं है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और उनका वकील, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या है? हेड ऑफ स्टेट है, फर्स्ट सिटीजन है, सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉलिडारिटी ऑफ नेशन है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस, यानी लोकसभा, राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो आपसे ये पूछ दिया कि दिल्ली और पुडुचेरी पार्टिसिपेट करता है कि नहीं करता है? करता है। नॉमिनेटेड मेंबर नहीं पार्टिसिपेट करेंगे और लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। इनके मतलब कि अगर आप एमएलसी बनते हैं तो आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, या आप नॉमिनेट हो जाते हैं तो भी आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब होता है क्या कि एमएलए का वोट कैलकुलेट किया जाता है, तो टोटल जो स्टेट का पॉपुलेशन है डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो एमएलए हैं, और फिर उसको 1000 से डिवाइड कर दिया जाता है ताकि नंबर थोड़ा सा और छोटा हो जाए। तो टोटल पॉपुलेशन, टोटल इलेक्टेड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर है, और डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। एमपी वाला क्या करेंगे? टोटल वैल्यू ऑफ एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट, सबको जोड़ देंगे पूरा स्टेट का, और टोटल इलेक्टेड इन पार्लियामेंट जो भी एमपी हैं, इलेक्टेड एमपी, हमेशा इलेक्टेड याद रखिएगा, नॉमिनेटेड नहीं, और ये निकालते हैं, तो वोट ऑफ एमएलए, और ये चीज हो गया, ठीक है। जो भी डिस्प्यूट होगा इसके रिगार्डिंग वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सीक्रेट बैलेट जो होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए, मतलब 51% हो जाना चाहिए, ठीक है। और सीक्रेट बैलेट से होता है, ओपन बैलेट से नहीं होता है, ठीक है। उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑफिस में रहते हुए नहीं लगेगा, ये इम्यूनिटी है उनको। अगर कोई सिविल केस है, सिविल प्रोसीडिंग है, तो वो भी 2 महीना पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, तब चीजें होंगी। 5 महीना का टर्म होता है। इम्पीच किया जा सकता है किस बेसिस पे? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे। इम्पीचमेंट देख लेते हैं कैसे होता है। पहले तो कि 1/4 मेंबर जो है वो एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, 14 दिन का नोटिस मिलता है, फिर 2/3 मेजोरिटी से इसको पास किया जाता है। 1/4 मेंबर जो है साइन करेंगे, ठीक है, फिर 14 दिन का नोटिस मिलेगा, ठीक है। अगर रेजोल्यूशन पास हो जाता है 2/3 से, तो फिर सेकंड हाउस में ये जो नोटिस है वो प्रेसिडेंट को दिया जाता है अपना बात रखने के लिए। फिर सेकंड हाउस इन्वेस्टिगेट करेगा, अगर 2/3 से एक हाउस में पास हो गया जहां भी इंट्रोड्यूस किया गया है, फिर सेकंड हाउस जो है इन्वेस्टिगेट करेगा, अगर वहां से भी पास हो गया तो प्रेसिडेंट स्टैंड्स रिमूव। ऐसा हमारे देश में नहीं हुआ है, बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ अगर ऐसा कभी हो तो, और बहुत अच्छा है कि हमारे यहाँ ये सब चीज़ें नहीं हुई है। लेकिन इम्पीचमेंट में एक और चीज़ याद रखिएगा कि नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और यूनियन टेरिटरी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। किसमें? इम्पीचमेंट में। सिर्फ ये पार्लियामेंट में खेलवेल हो जाएगा। वीटो पावर का अगर बात करें प्रेसिडेंट के पास, तो इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो रिटर्न कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं, नो एक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और एक क्वालिफाइड वीटो होता है जो कि नहीं है हमारे पास। जैसे अगर मान लीजिए कि 30 लोगों ने मिलके, मान लेते हैं सपोज कि 30 लोगों ने मिलके कोई बिल पास किया और प्रेसिडेंट ने रिटर्न कर दिया, तो अगली बार अगर 31 ने पास किया तो फिर वो पास करना पड़ेगा। तो ये इसको क्वालिफाइड बोलेंगे, क्वालिफाइड वीटो है, तो वो हमारे इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं है। हमारे पास रिटर्न करने का पावर है, रिफ्यूज करने का पावर है, नो एक्शन का पावर है, ठीक है। रिटर्न करते हैं उसको सस्पेंसिव बोलते हैं, रिफ्यूज कर दिया तो एब्सोल्यूट बोलेंगे, नो एक्शन यानी कि पॉकेट वीटो है। सस्पेंसिव वीटो जो है वो मनी बिल के केस में नहीं लगेगा, मनी बिल को पास करना ही करना है। मनी बिल के केस में स्पीकर के पास बहुत पावर होता है। पॉकेट वीटो का मतलब कि पॉकेट में रख लिए, कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है। क्योंकि कोई बिल पास करने के लिए कोई टाइम लिमिट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं वो किया गया है, ठीक है। और यूएसए में जैसे कि 10 दिन का है, तो इसलिए बोला जाता है कि इंडियन प्रेसिडेंट का पॉकेट जो है ना वो ज्यादा डीप, ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू यूएस प्रेसिडेंट, ठीक है। कब कब लगा है? पोस्ट ऑफिस बिल में लगा है, ठीक है। वीटो ऑन स्टेट बिल, ये सब छोड़ दीजिए, चलिए इधर आते हैं। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ठीक है, वो जो हमने काउंसिल एक्ट 1861 पढ़ा था, 1892 पढ़ा था, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर उधर से शुरू होता है। आर्टिकल 1, 2, 3 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट के पास होता है। ऑर्डिनेंस क्या होता है कि जब हाउस सेशन में ना हो, कोई भी एक हाउस या दोनों हाउस, कोई भी बिल पास होने के लिए एक हाउस में जाता है, दूसरे में जाता है, तब प्रेसिडेंट के पास जाता है। अब हाउस सेशन में नहीं और लॉ का जरूरत है, तो प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है कि आप लॉ बना दीजिए आर्टिकल 123 के तहत, ठीक है। उसी को बोलते हैं ऑर्डिनेंस, अध्यादेश।
ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे याद रखिएगा डीसी बाधवा केस बिहार से रिलेटेड है। संस्कृत कॉलेज या संस्कृत स्कूल को लेकर बार बार ऑर्डिनेंस पास किया गया था, तो उसी पर डीसी बाधवा ने केस किया था, तो डीसी बाधवा केस के नाम से इसको जाना जाता है। 256 ऑर्डिनेंस जो है वो 14 साल प्रोमोगेट टाइम टू टाइम ऑर्डिनेंस से ही काम चला रहे हैं और लॉ नहीं बना रहे हैं। तो डीसी बाधवा केस जो है वो बिहार से रिलेटेड, इसको याद रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है वो आप उसको लेजिस्लेशन की जगह यूज नहीं कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के लिए ये पावर दिया गया है। तो ये सब चीज़ें डीसी बाधवा केस में ही बताया गया, ये सब मेंस में यूज किया जाता है, बट ये याद रखिएगा क्योंकि बिहार के रेस्पेक्ट में ये केस है। पार्डनिंग पावर जो है आर्टिकल 72 के तहत आता है, किसका? प्रेसिडेंट का, ठीक है। और पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट तीनों को मिला के इस बॉडी को पार्लियामेंट बोलता है। हमने अभी यूनियन एग्जीक्यूटिव देखा कि अटॉर्नी जनरल तक उसमें शामिल थे, तो इसको याद रखिएगा। लोकसभा का कंपोजिशन मैक्सिमम 552, लेकिन अब 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, तो 530 प्लस 20 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। 530 स्टेट का सीट है और 20 यूनियन टेरिटरी के लिए, तो टोटल 550 है, लेकिन सीट्स जो है प्रेजेंट अभी 545 है, ठीक है। स्टेट रिप्रेजेंटेशन, डायरेक्ट इलेक्शन, टेरिटोरियल, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब आपको पता ही होगा, ठीक है। हाँ, स्पीकर आर्टिकल 1993 में आता है। स्पीकर हमेशा मतलब वो चर्चा में रहता है, तो इसलिए इनका आर्टिकल याद रखिए, आर्टिकल 93, ठीक है, स्पीकर का। और स्पीकर को मतलब कि जो पॉलिटिकल पार्टी से होता है उसको रिजाइन नहीं करना पड़ता है, ठीक है। और अमॉन्ग द मेंबर ऑफ लोकसभा है, लोकसभा से बाहर से स्पीकर नहीं आते हैं उन्हीं में से, और उनका जो डेट है कि कब इलेक्ट होंगे वो प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं। स्पीकर का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल्स है उसमें से एक है मनी बिल, ठीक है, कि मनी बिल यही सर्टिफाई करते हैं कि ये जो फलाना बिल है ये मनी बिल है, और मनी बिल है तो इसको प्रेसिडेंट भी लौटाएंगे नहीं, है ना। और मनी बिल के केस में राज्यसभा का पावर कम हो जाता है। इंडिपेंडेंस, इम्पार्शियलिटी, ये सब तो चलिए चलता रहेगा। हाउस के गार्जियन होते हैं, तो हाउस के अंदर में जो भी होता है वो स्पीकर के कंट्रोल में ही होता है। डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह पे भी उनका बहुत ज़्यादा वो होता है, मतलब उनका वही डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो मेरे ख्याल से कि ये बेसिक मोटा मोटी जो है ना, अगर आप चाहें तो ये जैसे 0 आवर, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट, क्वेश्चन आवर जो है फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग, उसको क्वेश्चन आवर बोलते हैं। क्वेश्चन 3 तरह का होता है, अनस्टार्ड, स्टार्ड और शॉर्ट नोटिस। अनस्टार्ड का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई स्टार्ट मार्क नहीं लगाया जाता है, तो उसका रिटन में आंसर मिलता है। लेकिन स्टार्ट क्या होता है? इसका ओरल आंसर दिया जाता है, ठीक है। और शॉर्ट नोटिस वाला क्या है? ओरल दिया जाता है, ठीक है। अंतर दोनों में क्या है? ये पहले से दिया हुआ है, ये 10 दिन से भी कम के नोटिस में दिया जाता है। तो स्टार्ट जो है ओरल है। अब जब ओरल है तो ओरल में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि एक का आंसर मिला तो फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ दे कि अच्छा ऐसा हुआ तो ऐसा क्या होगा। लेकिन रिटन वाले में क्या है कि सप्लीमेंट्री आंसर नहीं। क्यों? क्योंकि मिनिस्टर खड़े आंसर देने के लिए। अब आपने जो क्वेश्चन का आंसर तो उन्होंने कर दिया, रिटन आंसर है, अब सप्लीमेंट्री पूछेंगे तो वहां पे थोड़ा ना तुरंत लिखित में देंगे। तो इसलिए अनस्टार्ट जो है उसमें सप्लीमेंट्री नहीं पूछा जाता। स्टार्ट में जो है वो सप्लीमेंट्री पूछा जाता है। 0 आवर क्या है? रूल ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। इसको इंडियन इनोवेशन बोला जाता है सिंस 1962। 0 आवर में हम लोग क्या करते हैं? जैसे ही हमारा क्वेश्चन आवर खत्म होता है तो 0 आवर चलता है। 0 आवर में मतलब कि कोई जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको जिसके पे कि पहले से नोटिस नहीं दिया गया है वो स्पीकर के परमिशन से डिस्कस किया जाता है। तो क्वेश्चन आवर, फिर 0 आवर, उसके बाद एजेंडा ऑफ द डे को उठाया जाता है। तो पहला घंटा फिर 0 आवर, ठीक है। 1 घंटा तो चलेगा क्वेश्चन आवर, उसका 0 आवर, उसके बाद एजेंडा ऑफ द डे कि कोई बिल पास करना है, जो भी चीज़ पहले से सेट किया गया है, ठीक है। इसके बाद आप देख लीजिए मोशन जो होता है, मोशन 3 तरह का होता है, सब्सटैंटिव मोशन, सब्सिडियरी मोशन, सब्स्टिट्यूट मोशन, ठीक है। तो सब्सटैंटिव का नाम से ही समझ में आ रहा है कि सेल्फ कंटेंट होता है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सब्सिडियरी मोशन जो है उसको कोई तो सब्सटैंटिव मोशन है उसी के ये रेफरेंस में फ्लो करेगा। और सब्स्टिट्यूट मोशन है जो किसी को हटा के, जैसे किसी ने कुछ मोशन पेश किया तो उसको हटा दिया गया और उसके जगह कोई और मोशन लाया गया तो उसको सब्स्टिट्यूट मोशन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन किसी ने कोई मोशन लाया और उसमें कुछ और ऐड कर दिया गया तो वो सब्सिडियरी मोशन में चला जाएगा, ठीक है। क्लोजर मोशन का मतलब क्या होता है कि डिबेट हो चुका है, अब इसको बंद किया जाए, ठीक है। तो सिंपल क्लोजर होता है, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, कंगारू और गिलोटीन। तो क्लोजर बाय कंपार्टमेंट कि अगर बहुत लेंदी बिल है तो पार्ट डिस्कस कर लिया गया, डिबेट कवर द पार्ट्स एज अ होल, थोड़ा सा डिस्कस किया और बोले कि हाँ ठीक है हो गया। जैसे भी हम लोग ये जो डिस्कस कर रहे हैं ये पार्ट वाई है, ठीक है, कि भाई थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं और हो गया कि चलो डिस्कशन हो गया। कंगारू
ओनली इंपॉर्टेंट क्लॉजेज डिस्कस्ड, स्किप इंटरवीनिंग, तो वो भी हम लोग कर रहे हैं, तो कंगारू क्लोजर भी हो गया। और गिलोटीन क्या होता है कि नॉन डिस्कस्ड पार्ट पुट अलॉन्ग विद डिस्कस्ड एंड वोटेड, कि जो डिस्कस नहीं भी हुआ है उसको डिस्कस्ड बिल के साथ या डिस्कस्ड पार्ट के साथ लगा दिया जाता है उस पेज को और वोट कर दिया जाता है उस पर। कॉलिंग अटेंशन मोशन क्या होता है? अटेंशन ऑफ मिनिस्टर टू इंपॉर्टेंट पब्लिक इशू, कोई इंपॉर्टेंट पब्लिक इशू है तो उस पर मिनिस्टर का अटेंशन लाना है तो उसको बोलते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन, ठीक है। एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है? अटेंशन ऑफ द हाउस, यहाँ पे अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर लाया गया था और यहाँ पे अटेंशन ऑफ द हाउस लाया गया। इसमें एलिमेंट ऑफ सेंसर होता है, यानी कि जो भी सरकार है आप समझिए कि उसके खिलाफ ये चीज जाती है, तो इसीलिए एडजर्नमेंट मोशन जो है वो राज्यसभा में नहीं पास किया जाता है, सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है और 50 MP का सपोर्ट होगा तभी एडजर्नमेंट मोशन यानी कि आप हाउस का अटेंशन ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पूछा जाता है कि रेज बाय ए मेंबर व्हेन हाउस इज नॉट इन ऑर्डर नॉट फॉलोइंग रूल्स ऑफ प्रोसीजर, जब हाउस में रूल को नहीं फॉलो किया जाए तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया जाता है हाउस के मेंबर के द्वारा ही, ठीक है। हाफ एन आवर डिस्कशन, फिर वही सब चीज़ है कि भाई डिस्कसिंग मैटर ऑफ सफिशिएंटली पब्लिक इंपॉर्टेंस वाला जो चीज़ है जिसमें बहुत डिबेट चल रहा है, तो जो है ना 1 वीक में 3 डे जो है हाफ एन आवर डिस्कशन रखते हैं, इसमें वोटिंग वगैरह नहीं होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन 2 घंटे का डिस्कशन है। स्पेशल मेंशन नोटिस है, ठीक है। टूल्स फॉर ऑपोजिशन क्या क्या है? तो नो कॉन्फिडेंस मोशन, एडजर्नमेंट मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं और इसी के साथ ये एक शॉर्ट डिस्कशन जो है इसका वो होता है ख़त्म। तो आई होप कि आप लोग को इससे फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।